नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसमें कि कुल 50 प्रश्नों का संकलन रहेगा, जो आगामी सीजी सेट, बीपीएससी ट्री, डीएसएसबी, यूजीसी नेट और अन्य प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने सीजी सेट के पेपर 2018 पर चर्चा की थी और उसमें कुछ हमने होमवर्क पूछा था और ढेर सारे विद्यार्थियों ने होमवर्क अपना किया। उनके हमने कमेंट्स को देखा है। मैं उनको अपने तरफ से शाबाशी देता हूं कि इसी तरीके से वो बातों को मानते रहें और एक दिन आएगा कि उनकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम 2018 के बाद इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि 2019 पर आधारित है। और आप इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो खास तौर से सीजी सेट और यूजीसी नेट दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में होने वाली बीपीएससी ट्री और डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचनाओं का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ रचनाकार है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, सिंबॉलिक एक्सचेंज ऑफ डेथ, द आर्कियोलॉजी of knowledge and the discourse on language, postmodernism or the culture logic of the late capitalism। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और हमें मिलान करना है। थोड़ा सा ये प्रश्न यहाँ पर बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको धैर्य के साथ देखना है कि आखिरकार कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊं कि जो ए है, यानी कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी, आपने जरूर पढ़ा होगा। ग्रामेटोलॉजी रचना जिन्होंने की है उनका नाम है जैक देरिदा। जैक देरिदा पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो विखंडनवाद के जनक माने जाते हैं। इस चीज को आपने सुना भी होगा। और इन्हीं से रिलेटेड इनके चाचा, मैं यूं ही कह रहा हूं, जो कि संरचनावाद से हैं, जिनका नाम है सस्यूर। ठीक है, तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है विखंडनवाद और संरचनावाद। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जैक देरिदा की रचना का नाम है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। दूसरी रचना यहाँ पर है सिंबॉलिक एक्सचेंज, जिसके रचनाकार हैं जीन बॉड्रिलार्ड। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके लिए नया हो, आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड द डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज को लिखने वाले हैं मिखाइल फोकाल्ट। ठीक है, तो दूसरा हो गया। और पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म करके लिखा है फ्रेडरिक जेम्सन ने। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है, आप देखेंगे कि इस बड़े प्रश्न का जो कूट है कि 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो हम देखते हैं नीचे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं। जितना पहला क्वेश्चन बड़ा था उतना ही छोटा दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आत्मकथा नहीं है। आत्मनिरीक्षण, साधना के पथ पर, उत्तर योगी, सिंहावलोकन। तो आपके दिमाग में अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आने वाली जो विधा है आत्मकथा, वो सभी आत्मकथाएं आनी शुरू हो गई होंगी और आपका दिमाग उस उत्तर तक जरूर पहुंच रहा होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब तक पहुंचे कि उत्तर योगी आत्मकथा नहीं है बल्कि क्या है, जीवनी है, जो कि अरविंद पर लिखी गई है और लिखने वाले हैं शिव प्रसाद सिंह। आपको याद आ गया हो कि हाँ, हमने वन लाइनर किताबों में या फिर किताबों में पढ़ा है कि उत्तर योगी एक जीवनी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अन्य जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं क्या है, आत्मकथा के अंतर्गत लिखी गई हैं। जैसे कि आत्मनिरीक्षण, जो विद्यार्थी सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे उनके दिमाग में इसके आत्मकथाकार का नाम जरूर आ रहा होगा, सेठ गोविंद दास। ठीक है, इसके बाद साधना के पथ पर, हरिभाव। ठीक है, इसके बाद सिंहावलोकन, बताने की जरूरत नहीं है, यशपाल। तो ये सभी आत्मकथाएं हैं और जीवनी की हमने चर्चा की, वो है उत्तर योगी। तो इसका आप जवाब समझ गए कि ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। कहानियां दी गई हैं इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। तो इन कहानियों के नामों को देखने के बाद आपके दिमाग में यूजीसी नेट
की कुछ कहानियां आई होंगी, और सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि ये सब ऐसी कहानियां हैं जो कि हिंदी की प्रथम कहानी के दौर में शामिल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें लगभग 7 कहानियां प्रथम कहानी होने की दावा को पेश करती हैं, और उसमें खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक कहानी यहाँ पर दी गई है। बाकी कहानियों के कहानीकारों के नाम आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कहानी कब लिखी गई है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंदुमती सन 1900 में लिखी गई। इसके बाद प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी में, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं कि यही क्रम क्या हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो कि कथन पर आधारित है। पूछा गया कि हिंदी की अनेक आत्मकथाओं से तुलसी राम की आत्मकथा में एक विशेषता यह है कि दलित की आत्मकथा होने के नाते केवल उनके व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की आत्मकथा न होकर उनके समुदाय के जीवन में मौजूद गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, यातना, अपमान और जीवन जीने की लालसा की कथा भी है। यह कथन किस समीक्षक का है? प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग लगातार यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, मुर्दैया को भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है सुदेश पचौरी, मैनेजर पांडे, निर्मला जैन, रामचंद्र वर्मा। तो इसमें इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मैनेजर पांडे। ये वही मैनेजर पांडे हैं जिनकी एक पुस्तक का नाम आपको मैं भ्रमर गीत सार पढ़ाते हुए बताया हुआ था। तो मैनेजर पांडे ने मुर्दैया का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि लिखने के लिए तो तमाम दलित आत्मकथाएं लिखी गई, लेकिन यहाँ पर आत्मकथा होने के नाते केवल उनके व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की आत्मकथा न होकर पूरे समाज और वहां पर मौजूद गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, यातना, अपमान, सब चीज की लालसा इस कथा में दिखाई पड़ती है। तो अब आपको दिमाग में ये चीज जरूर बैठ गई होगी कि ये बात किसने कही? मैनेजर पांडे ने कही है। अगला प्रश्न है घनानंद द्वारा रचित पंक्तियां। निम्नलिखित में घनानंद द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ऑप्शन दिया गया है जा थल किन्हे बिहार अनेकन ता थल कांकरी बैठ चुनियो करें अंक भरों चकिचौं की परों कड़हुक लरों छिनहीन में मनाओ का करिए तुम्हारे मन को जिनको अण लो न मिटी दाग दीबो त्यों इन आखिन बसी अनोखी अधान कहूं नहीं आन तिहारे बुद्धि और सुधि नयनन बेनन में करिबास निरंतर अंतर गौ। तो घनानंद की पंक्तियां हैं जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, और ब्रज भाषा क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े होंगे उनको तो ये आसानी से समझ में आ रहा होगा, बाकी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। अब हमें बताना कि इसमें घनानंद की कौन सी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के मुताबिक हम यहाँ पर देखें तो घनानंद की पंक्ति है ऑप्शन बी, फिर इसके बाद डी और फिर ई, यानी जो कूट बन रहा है बी डी ई। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आगे हो सकता है ये पंक्तियां प्रश्न के तौर पर भी पूछ ली जाए, ठीक है। तो ये सब घनानंद की पंक्तियां रही। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि विचार और वितर्क के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विचार और वितर्क नाम की जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम किस कवि ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया? सर्वप्रथम किस कवि ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया? ऑप्शन दिया गया ज्वेइंदु, स्वयंभू, धर्मपाल, अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब आप आंख बंद करके भी दे सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि समष्टि में भी व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है, यह संवाद किसके मध्य का है, यानी किसके बीच का है? समष्टि में भी व्यक्ति रहती है। समष्टि का मतलब यहाँ पर क्या है? समाज, और व्यष्टि का मतलब है व्यक्ति। समाज और व्यक्ति में हमेशा द्वंद्व रहा करता है, और यहाँ पर भी बताया कि समष्टि में भी व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। यह संवाद किसके बीच में है? ऑप्शन दिया गया देवसेना देवकी, देवसेना विजया, देवसेना जयमाला, देवसेना रामा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देवसेना जो एकदम से कॉमन है, देवसेना तो है इसमें, लेकिन उस किससे ये बात कही गई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, देवसेना जयमाला से ये बात कहती है। समष्टि में भी व्यष्टि रहती है। आगे के लिए जरूर आप ध्यान में रखें, खासतौर से जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि सुनहरी शब्द किस बोली का है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि सुनहरी जो है वो खड़ी बोली शब्द खड़ी बोली का है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है जो स्थापना और तर्क पर आधारित है। स्थापना दी गई, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम आध्यात्मिक चिंतन की विभिन्न दशाएं हैं, क्योंकि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के बिना आध्यात्मिक चिंतन संभव नहीं है। आप देख रहे हैं कि उसी स्थापना को ही तर्क में थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रस्तुत कर दिया गया और हमें बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन सा गलत है। तो ध्यान रखिए कि श्रद्धा, भक्ति निबंध भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और एक कथन कहीं न कहीं वहीं से प्रभावित है। लिखा गया कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम आध्यात्मिक चिंतन की विभिन्न दशाएं हैं। ये बात सही है। और कहा गया कि क्योंकि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के बिना आध्यात्मिक चिंतन संभव नहीं है। इस तरीके से दोनों सही हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी में प्रतिभा होने पर ही वह श्रेष्ठ काव्य या रचना रच सकता है, किस आचार्य का कथन है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काव्य हेतु से रिलेटेड सवाल है, बस उसका अनुवाद कर दिया गया कि जो भी आचार्य ने कहा कि किसी में प्रतिभा होने पर ही वह श्रेष्ठ काव्य या रचना रच सकता है, किसने कहा? ऑप्शन दिया गया है आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य राजशेखर, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य हेमचंद। तो ये बात किसने कही है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आनंदवर्धन ने इस बात को कहा है कि प्रतिभा होने पर ही वह श्रेष्ठ काव्य या रचना रच सकता है, और राजशेखर ने भी प्रतिभा पर जोर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत इकबार। इस दोहे के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है बिहारी लाल, तोषनिधि, देव, रसलीन। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, रसलीन द्वारा लिखा गया ये दोहा है। ध्यान में रखिए कि ये दोहा छंद में है। हो सकता है कि इस बार रचनाकार का नाम पूछा गया है, आगे छंद से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए। तो रसलीन किस कवि का उपनाम है? इनका वास्तविक नाम क्या है? अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तंड की पहली संख्या कब प्रकाशित हुई? यहाँ पर सब तथ्य दिए गए हैं। 16 जनवरी सन 1826 ईस्वी, 16 फरवरी सन 1826 ईस्वी, 30 अप्रैल सन 1826 ईस्वी, 30 मई सन 1826 ईस्वी। तो आपके दिमाग में आ गया होगा। उदंत मार्तंड से प्राय सवाल पूछे जाते रहे। कहाँ से प्रकाशित होता है, किसने प्रकाशित किया, दिन के बारे में भी पूछा जाता है कि कब प्रकाशित हुआ करता था, कैसा पत्र था, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, इसलिए जरूर ध्यान में रखिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, 30 मई सन 1826 ईस्वी को इसकी पहली संख्या यानी पहली बार प्रकाशित हुआ, और इसीलिए इस दिन हम पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक में निहित संघर्ष है, आंतरिक संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, बाह्य संघर्ष। तो आषाढ़ का एक दिन आपने पढ़ा होगा, मोहन राकेश का ये बहुत ही फेमस नाटक, और पात्रों से भी आप परिचित होंगे। देखिए इसमें सवाल पूछा गया कि इसमें किस तरीके का संघर्ष है, तो पात्रों को याद करेंगे तो आपके मन में तुरंत सही जवाब आ जाएगा कि आंतरिक संघर्ष है। सभी पात्र अपने आंतरिक संघर्ष से उसमें लड़ रहे हैं, और ये बताते हुए आप सभी भी आंतरिक संघर्ष से ही लड़ रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सभी विद्यार्थी अपने आंतरिक संघर्ष से ही लड़ रहे हैं कि हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस पर विश्वास करें। सारी चीजें जो हैं वो आपके आंतरिक संघर्ष से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि इनकी कहानियों में जीवन के यथार्थ की अपेक्षा प्रेम, त्याग, करुणा और दार्शनिकता की प्रधानता है। किसके बारे में बात कही जा रही है? ऑप्शन दिया गया है
प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, सुदर्शन। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद के बारे में बात कही गई कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों में प्रेम है, त्याग है, करुणा है और दार्शनिकता है। इसी तरीके से आप नाटकों में भी इस प्रभाव को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मातृगुप्त, बंधुल, मुदगल, धातुसेन। तो कौन सा ऐसा पात्र है जो कि स्कंदगुप्त नाटक से नहीं जुड़ा हुआ है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। बंधुल नाम का जो पात्र यहाँ पर दिया गया है वो स्कंदगुप्त का नहीं है। बाकी जितने भी पात्रों का नाम आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सब स्कंदगुप्त से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क पर आधारित। पूछा गया कि काव्य का आनंद संसार निरपेक्ष तो नहीं होता, किंतु लौकिक से इस बात में भिन्न होता है कि व्यक्तिगत रहते हुए भी वह क्षुद्र स्वार्थों से ऊंचा उठा हुआ होता है। तर्क दिया गया कवि की अपनी दुनिया होती है, उसका हृदय जनसाधारण के हृदय के साथ स्पंदित नहीं होता। अब इसमें हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो स्थापना जो की गई यहाँ पर कि काव्य का आनंद संसार निरपेक्ष तो नहीं होता, किंतु लौकिक से इस बात में भिन्न होता है कि व्यक्तिगत रहते हुए भी वह क्षुद्र स्वार्थों से ऊंचा उठा हुआ होता है। यह बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो तर्क दिया गया है वो गलत है। कहा गया कि कवि की अपनी दुनिया होती है, उसका हृदय जन साधारण के हृदय से के साथ स्पंदित नहीं होता, यानी जुड़ा हुआ नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। आपने कई कवियों को पढ़ा होगा जो कि जिसमें कि जन साधारण साफ साफ दिखाई पड़ता है। जैसे आपने रघुवीर सहाय की एक कविता जरूर पढ़ी होगी कि रामदास की हत्या, ठीक है, ये कविता पढ़ी होगी, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता पढ़े होंगे ठाकुर का कुआं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें जन साधारण से ही जुड़ा हुआ है, जो भी उनके मन में विचार आया हुआ है। बहुत सारी कविताएं हैं, अकाल और उसके बाद को कैसे भूला जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं दलित विमर्श से संबंधित हैं? धरती धन अपना, नाच्यो बहुत गोपाल, पीली आधी, शिकंजे का दर्द। तो तीन रचनाओं को हमें बताना है जो कि दलित विमर्श से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि यूजीसी नेट में आप देखेंगे तो 5 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ही दिए गए, उसमें से 3 है जो कि हमें बताना है। तो आपने देखा कि धरती धन अपना आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट में, नाच्यो बहुत गोपाल और शिकंजे का दर्द। जो कूट यहाँ पर बनना चाहिए ABD, ठीक है, ABD, यानी कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नांकित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर निबंधों के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ लेखकों के नाम। श्रीमान का स्वागत, सच्ची वीरता, गांव पर बनाम गांव में, घर जोड़ने की माया। तो हो सकता है कि इसमें से कई निबंध आपके लिए नए हों। जैसे आपने सच्ची वीरता निबंध को जरूर पढ़ा होगा और इसको आप मैच भी कर देंगे, ठीक है। बी का हो गया 4 और बी का 4 आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में। श्रीमान का स्वागत, श्रीमान का स्वागत डायरेक्ट निबंध आप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो आपने बाल मुकुंद गुप्त, यहाँ पर गलत दे दिया गया है, यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट नहीं बल्कि बाल मुकुंद गुप्त होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपके दिमाग में आया कि ये क्यों गलत दिया गया है? इसलिए गलत दिया गया है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में बाल मुकुंद गुप्त की जगह बाल कृष्ण भट्ट लिख दिया गया है और पेपर बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बाल कृष्ण भट्ट दे दिया है, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे में आप देखेंगे कि एक शीर्षक है श्रीमान का स्वागत, ये वहीं से लिया गया है। इस बारीकी को आप ध्यान में रखिए। इस क्वेश्चन पे सवाल भी उठाया जा सकता है केवल इस ऑप्शन के आधार पर। हमने लिख दिया है कि श्रीमान का स्वागत किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। गांव पर बनाम गांव में, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये हो गया विवेकी राय। और घर जोड़ने की माया, इसका सही जवाब हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। इस प्रश्न को आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए नया। और एक आपको दृष्टिकोण मिला होगा कि शिव शंभू के चिट्ठे में एक से अधिक शीर्षक हैं, उन शीर्षकों को ध्यान में रखना है, वहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा में आदि आचार्य किन्हें माना जाता है? विश्वनाथ, भरत मुनि, जगन्नाथ, कुंतक। तो ये तो एकदम से आप देख रहे हैं कि गूगली है, इस पे आप आउट भी हो सकते हैं, LBW भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी जो हैं इसको सीधे बाउंड्री के बाहर भेजने वाले हैं। भरत मुनि,
कई बार हमने देखा है कि रंगने वाले क्वेश्चन में कैच आउट हो जाते हैं बाउंड्री पर ही, रंगना कुछ है और रंगा जाता है कुछ। लेकिन इस बार तो आपको ऑनलाइन शायद एग्जाम देना है, जब जो नया एग्जाम होगा या फिर नोटिस का इंतजार करना होगा। लेकिन सीजी सेट की बात करें तो शायद ऑफलाइन एग्जाम ही है, ठीक है ना। खैर ध्यान में रखना है आपको, जैसे भी एग्जाम हो वहां पर गलती नहीं करना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अंगीकरोति काव्य शब्दार्थान अनलंकृति असौ न मन्यते कस्मान उष्ण मनुलंकृति। तो जैसे ही इस शब्द को आप देखते हैं, आपके दिमाग में आ जाता है कि ये जयदेव द्वारा लिखा गया होगा। हम ऑप्शन भी पढ़ देते हैं कि नगेंद्र, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, जयदेव इत्यादि दिया गया है, लेकिन आप तुरंत कैच कर लिए कि उष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अंगीकरोति यह काव्य शब्दार्थान अलंकृति असौ न मन्यते कस्मादु उष्ण मनलंकृति। किसने एक तरीके से ये परिभाषा दी है या फिर कहा है? जयदेव ने। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि रामविलास शर्मा ने नवजागरण के लिए आवश्यक माना है। यूनिट 4 आपके दिमाग में आ गया होगा। नवजागरण से रिलेटेड सवाल पूछा गया कि रामविलास शर्मा के अनुसार नवजागरण के प्रमुख तत्व क्या हो सकते हैं। ऑप्शन दिया गया विद्रोह, भय, जातीय चेतना, लोक चेतना। तो देखिए इसमें से हमें सिर्फ 2 ही चुनना है। तो रामविलास शर्मा ने क्या माना है? माना है जातीय चेतना और लोक चेतना। मैंने कई बार आप सभी को प्रैक्टिस सेट में भी बताया कि जातीय शब्द का प्रयोग यहां पर नेशन के अर्थ में रामविलास शर्मा ने किया हुआ है। बहुत कम जगह ऐसे शब्द पे आपको जोर देने वाले मिलेंगे, खासतौर से मैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात करूं तो, क्योंकि उसमें तो बना बनाया होता है और आगे तड़ातड़ बढ़ना रहता है और ढेर सारी कहानियां बतानी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जातीय चेतना की जब भी बात की जाएगी तो रामविलास शर्मा का नाम आएगा। और आपको वो प्रैक्टिस सेट याद आ गया होगा जिसमें कि हमने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को उन्होंने कहा कि हिंदी जाति परंपरा के संस्थापक हैं। बिल्कुल याद आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि नवजागरण का सबसे अधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है। नवजागरण का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? ऑप्शन दिया गया है बंगला साहित्य, मराठी साहित्य, गुजराती साहित्य, असमिया साहित्य। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर बंगला साहित्य पर सबसे ज्यादा नवजागरण का प्रभाव पड़ा। इसके बाद बांग्ला का आप देखेंगे कि हिंदी पर भी पड़ा है। और वो कहानी आपको याद आ गई होगी, जब हरिश्चंद्र 15 साल के थे और बंग देश की यात्रा पर गए हुए थे, तो उनको लगा कि जो बंग साहित्य में है वो हमारे हिंदी साहित्य में नहीं दिखाई पड़ती है, उसका अभाव है। फिर वो लिखना शुरू किए अनुदित ढंग से और मौलिक ढंग से। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पूछा गया कि निम्नलिखित रचनाओं में कुबेरनाथ राय की रचनाओं वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। कुबेरनाथ राय और एक नाम है विद्यानिवास मिश्र, इन दोनों को प्रायः पैरेलल समानांतर तरीके से पूछा जाता रहा है। यहाँ पर हमें कुबेरनाथ राय की रचनाओं के बारे में पढ़ना है। पर्ण मुकुट, मन पवन की नौका, आंगन के बंधनवार, महाकवि की तर्जनी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर हमें इनमें से 3 रचनाओं को चुनना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी है, ए बी डी, यानी कि पर्ण मुकुट है, फिर इसके बाद मन पवन की नौका है और फिर महाकवि की तर्जनी। सभी रचनाएं किसकी हैं? कुबेरनाथ राय की। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क पर आधारित है। पूछा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका का अधूरा मूल्यांकन ही दिखाई देता है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित सामग्री की जानकारी का अभाव है, या फिर विचारधारात्मक आग्रहों से युक्त इतिहास लेखन यानी उन्नीत तथ्यों का चुनाव जिससे अपने आग्रह को प्रतिष्ठा दी जा सके। तो यहाँ पर कुल मिलाकर फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके भूमिका को लेकर है और उसके उद्देश्य को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो इसमें क्या बताना हमें, कौन सही है कौन गलत है। सही जवाब है ऑप्शन ए सही है और आर भी सही है। यानी कि जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज को बहुत सीमित दायरे में ही दिखाया जाता है। बस जानकारी दे दी जाती है कि इसकी स्थापना फला ईस्वी में हुई, फला जगह पे हुई, इसमें इतने लोग थे। लेकिन मुझे याद आता है कि जेएनयू में हमारे एक सीनियर ने फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका पर विस्तार से शोध किया हुआ है। हालांकि वो पुस्तक रूप में आया है कि नहीं आया है इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित उपन्यासकारों
को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, ममता कालिया, सूर्यबाला इत्यादि उपन्यासकार हैं। कृतियां क्या है? हुजूर दरबार, लड़कियां, विश्रामपुर का संत, अग्निपंखी। तो सुमेलित वाले में अगर एक दो ऑप्शन भी आपको आते हैं तो आप तुरंत सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम मिलान करते हैं कि विश्रामपुर का संत जो है वो श्रीलाल शुक्ल का है। 1 का 3 हो गया, तो आप देखेंगे 1 का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। लेकिन आगे के लिए हम ध्यान में रखेंगे गोविंद मिश्र हुजूर दरबार, इसके बाद आप देख रहे हैं ममता कालिया लड़कियां, ठीक है, और देख रहे हैं सूर्यबाला जो है अग्निपंख। तो आगे के लिए जरूर इन उपन्यासकारों और उपन्यासों को ध्यान में आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत की गई? कई बार लोगों के मुंह से भी सुने होंगे आप इन पंक्तियों को, और कहते कहते ही आपके दिमाग में आ गए होंगे कि किसने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया साकेत, द्वापर, पंचवटी, भारत भारती। तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन डी है, भारत भारती में ये पंक्तियां उद्धृत की गई हैं, शुरुआत में ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्थापना और तर्क पर आधारित ही है। पूछा जा रहा है कि नया रचनाकार अनास्था, संत्रास, षडांध, आत्मनिर्वासन, विसंगति, विडंबना आदि की बात अब पहले की भांति नहीं करता, क्योंकि उसने अनास्था के अंधकार में रहना स्वीकार कर लिया। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। देखिए, इन प्रवृत्तियों को देखने के बाद आपको जमाना याद आ गया होगा नई कविता का। नई कविता की खास प्रवृत्तियों के तौर पर ये सभी रही हैं, बाद में कविता का दौर शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर अंधा युग भी आपने पढ़ा होगा तो ये सभी विशेषताएं उसमें दिखाई पड़ेंगी आपको। ऊपर की स्थापना तो सही है, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि अनास्था के अंधकार में रहना स्वीकार कर लिया, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। तो सही जवाब हो रहा है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रकाशक नामक बहुभाषी डेस्क प्रकाशन सॉफ्टवेयर का विकास किस कंपनी ने किया? प्रकाशक नाम से बहुभाषी डेस्क प्रकाशन सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है? ऑप्शन दिया गया सोनाटा कंपनी, ATE कंपनी, VSS इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सॉफ्टेक कंपनी। तो थोड़ा सा ये यहाँ पर घुमा, एक अलग तरीके का सवाल यहाँ पर पूछा गया है जो कि आप जरूर ध्यान में रखिए। सोनाटा कंपनी ने प्रकाशक नामक सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उसे कहते हैं विभाव, व्यभिचारी, अनुभाव, स्थायी भाव। तो ऐसा लग रहा है कि हम रस को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमें बताना है कि सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उसे कोई दबा नहीं सकता, उसे हम क्या कह सकते हैं? तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन डी, स्थायी भाव। स्थायी भाव जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी संख्या 8 है, और जब भी अनुकूल समय मिलता है तो ये भाव क्या हो जाते हैं? सामने आ जाते हैं। कितना भी आप उसको दबाना चाहें वो दब नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड रहते हैं, ठीक है। उनको हम डिलीट भी करते हैं तो बोलते हैं कि ये डिलीट नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से स्थायी भाव भी है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि दलित रचनाकारों का उद्देश्य जाति पाति को तोड़कर समरस समाज की रचना करना है जिसमें प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया जयप्रकाश कर्दम, डॉक्टर प्रेम भटनागर, महात्मा गांधी, गणेश मंत्री। तो तमाम नाम दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना कि ये बात किसने कही है। ये बात किसी साहित्यकार ने नहीं कही बल्कि महात्मा गांधी ने कही है। यानी यूनिट 4 आपके दिमाग में रहना चाहिए। दलित समाज के बारे में या रचनाकारों के लिए क्या महात्मा गांधी ने कहा? उन्होंने कहा कि दलित रचनाकारों का उद्देश्य जाति पाति को तोड़कर समरस समाज की रचना करना है जिसमें प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। ये बात कही महात्मा गांधी ने। और मुझे याद आता है कि डॉक्टर नामवर सिंह भी इसी के पक्षधर थे। उनका कहना था कि विमर्शों के आधार पर, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ओबीसी विमर्श,
आदिवासी विमर्श के नाम पर साहित्य को तोड़ा जा रहा है, बल्कि साहित्य का काम है जोड़ने का। तो उन लोगों का अपना अलग मंतव्य था। आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर लीजिए, इसके बाद आप पीएचडी जब करेंगे तो और आलोचकों को समय निकालकर आप जरूर पढ़िएगा। बस मैंने संकेत करके छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि आरोही क्रम में प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। एक कहानी अभी मुर्दैया आप हुदरी। ऐसा लग रहा है कि आप यूजीसी नेट का सिलेबस अपने सामने खोल कर रखे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि रखे भी होंगे, लेकिन प्रश्न देखिए कैसा पूछा गया है। ऐसे ही सीधे सीधे पाठ्यक्रम से उठा लिया गया है। एक कहानी अभी मुर्दैया आप हुदरी, इनका हमें क्रम बताना है। तो इसका क्रम सीधा सीधा ये है, एकदम ABC, ठीक है ना। आपको प्रकाशन वर्ष इत्यादि हमने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में बताया हुआ है, समय निकाल कर आप जरूर देखिए। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि सबसे प्रथम चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया? शबरपा, लुइपा, कमरिपा, सरहप्पा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सिद्ध साहित्यकारों का नाम दिया गया है, कवियों का नाम दिया गया है। सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। और आपने देखा भी होगा कि सरहप्पा की रचना का ही नाम क्या है? आप तुरंत लिखना शुरू कर दिए होंगे, दोहा कोश है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक में किस शैली को महत्व दिया गया है? आगरा बाजार नाटक आपके दिमाग में आ गया होगा कि किसने लिखा है, लेकिन इस नाटक में किस शैली को महत्व दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है लोक शैली, पौराणिक शैली, गाथा शैली, रीति शैली। तो 4 तरीके की शैलियों की बात की गई है। सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी साहित्य आलोचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्नांकित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मार्क्सवादी आलोचकों की रचनाएं दी गई हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समकालीन मार्क्सवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। तो हमें बताना है कि आखिरकार इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है। आप भी अपना दिमाग दौड़ाइए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आपने पढ़ा होगा मुक्तिबोध 1 का 3 हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देता हूं। हाँ, इसके बाद आप देख रहे हैं कि समकालीन मार्क्सवाद किसने लिखा? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया बी का 4, ठीक। इसके बाद है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, इसको लिखा शिव कुमार मिश्र ने। शिव कुमार मिश्र की एक आलोचनात्मक पुस्तक भक्ति काव्य से रिलेटेड है, आप उसको जरूर पढ़ेंगे। भक्ति काव्य और कवि ऐसे करके है, मार्क्सवादी आधार पर ही है, ठीक है। बेहतरीन किताब है, मैं इसको कमेंट कर दूंगा। और यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, तो इसका सही हो गया प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है। इस प्रश्न के बहाने एक चीज आपको ध्यान में रखना कि जितने नाम दिए गए सभी किससे जुड़े हुए हैं? मार्क्सवादी आलोचना से जुड़े हुए। कई बार सवाल भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी है और नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि ठकुरी बाबा का वर्णन किस रचना में? ठकुरी बाबा का वर्णन किस रचना में? ऑप्शन दिया गया स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, क्षणदा। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, स्मृति की रेखाएं। यानी कि ये प्रश्न किससे बना था? महादेवी वर्मा से बना हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह में दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी सर्वप्रथम छपी थी? आपको यूजीसी नेट यूनिट कहानियों का यूनिट याद आ गया होगा कि इसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा गया कि कहानी सर्वप्रथम कहां छपी थी? ऑप्शन दिया गया किस संग्रह में? सप्त सरोज, नवनिधि, सोजे वतन, लाल फीता। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सोजे वतन में यह कहानी सबसे पहले छपी हुई थी। अगला प्रश्न है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, किसके संदर्भ में कही गई? बिहारी, घनानंद, कबीर, पद्माकर। तो आपने इसको बहुत सुना होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहारी द्वारा लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इसमें नाविक का अर्थ क्या है? हमारे गंभीर विद्यार्थी इसका अर्थ जरूर कमेंट करेंगे, उनके लिए होमवर्क है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है। सुनी घाटी का सूरज, विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला है
सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका है। राजेंद्र बाला घोष, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी। ये भी कहानी आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रबाला घोष, यानी कि जिनको हम दुलाई वाली के नाम से जानते हैं, बंग महिला, बल्कि बंग महिला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। उसने कहा था, आकाशदीप, सिक्का बदल गया, परिंदे। तो इसमें हमें बताना कि सही अनुक्रम क्या है, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है, और फिर हम सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, उसने कहा था, आकाशदीप, सिक्का बदल गया, परिंदे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी पंडित और पंडितानी, सुखमय जीवन, प्रतिध्वनि, राखी बंद भाई। तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पूछा गया। सही जवाब है ऑप्शन बी। 3 कहानियां लिखकर ही अमर हो गए थे, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सुखमय जीवन, उसने कहा था, ऊपर वाले प्रश्न में आ गया, और बुद्धू का कांटा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए, हमें बताना। निबंध दिए गए हैं युग और साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन, साहित्य का प्रेय और श्रेय, गेहूं और गुलाब। तो हमें मिलान करना कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको देखना है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि रामविलास शर्मा का है। डी का 2 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब हो गया। शांति प्रिय द्विवेदी जिन्होंने लिखा है, शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखा आपका बी का 1 दिया है, युग और साहित्य। जैनेन्द्र ने लिखा है यहाँ पर साहित्य का श्रेय और प्रेय, ठीक है, ये हो गया जैनेन्द्र का। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है वो हो गया ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का उनके सम्मुख दिए प्रकाशन वर्षानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर नाम दिए गए रचनाओं के प्रकाशन वर्ष हैं। मेरी यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास। तो रचनाओं को देखने के बाद आपके मन में उस रचनाकार का नाम जरूर आ गया होगा, जिसका कि नाम हमने आधा ही लिखा है, ठीक है। मिलान करना हमें, तो मिलान करेंगे तो आप देखेंगे कि सीधे सीधे इसका मिलान है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एकदम से फुल टॉस बॉल आपको दी गई थी, जिसमें आपको सीधे बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाना था। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साधारणीकरण विभाव आदि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है, यह किस व्याख्याकार का कथन है। साधारणीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह बात किसने कही। ऑप्शन दिया गया भट्ट लोलट, भट्ट नायक, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण विभाव आदि का होता है, भट्ट नायक ने इस बात को कहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। और साधारणीकरण का एक तरीके से जनक भट्ट नायक को ही माना जाता है। ये वही भट्ट नायक है जिनकी कोई रचना नहीं मिलती है। हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में आप सभी से चर्चा की थी। अगला प्रश्न है कि काव्य शास्त्र में काव्य हेतु की चर्चा में भामह के बाद किस आचार्य का नाम लिया जाता है। बड़ा ही क्रिएटिव ढंग का क्वेश्चन है, ये रचनात्मक क्वेश्चन कि काव्य हेतु में भामह के बाद किसने चर्चा की। ऑप्शन दिया गया वामन, दंडी, कालिदास, वाल्मीकि। तो किसने किया। सही जवाब है ऑप्शन बी, दंडी ने किया। अगला प्रश्न है अरे नरेंद्र, बाबू जी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। यह संवाद किस कहानी का है। नरेंद्र और बाबूजी का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, तो कहानी भी आ गई होगी कि क्या है, वापसी नाम की कहानी, ठीक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जो कि किसकी कहानी है, उषा प्रेमवदा की। तो ये कथन आप देखिए वहां से लिया गया था। नरेंद्र गजाधर बाबू है यहाँ पर, ठीक है ना, उनका लड़का है। और क्या स्थिति होती है रिटायरमेंट के बाद, आपने इस कहानी को पढ़कर जान लिया होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है अंधा युग गीत नाट्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सशक्त आधुनिक त्रासदी है, यह तनाव का नाटक है, अंतर्द्वंद को रूपायित करता है, मात्र पौराणिक कथा है। हमें बताना है कि असत्य है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी। कहा गया कि मात्र पौराणिक कथा है, ये बिल्कुल असत्य है। बाकी आप देखेंगे कि आधुनिक ट्रेजेडी के रूप में है, तनाव का नाटक है, अंतर्द्वंद को रूपायित करता है यानी प्रस्तुत करता है। तो ये तो ऊपर के तीनों
कथन सही है। असत्य क्या रहा? ऑप्शन डी रहा। अब देखिए ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता था, यूजीसी नेट के नए पैटर्न में पूछा जा सकता था नीचे विकल्प देके, तो उसमें कूट बन जाता आपका एबीसी क्या हो गया? सत्य हो गया। इस तरीके कूट बन सकता था। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जीवनी? न जाने ये प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा और इसी को कठिन प्रश्न माना जाता है। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शन देगा शरद चंद्र, प्रेमचंद, विमल मित्र, राज सकृत्यायन। हालांकि हमने अलग अलग प्रैक्टिस सेट में आवारा मसीहा पे और गंभीर क्वेश्चन बताए हुए हैं कि कितने वर्षों में ये कंप्लीट हुआ था। ये बहुत बड़ी बड़ी बात रही है आवारा मसीहा। इसके चैप्टराइजेशन को लेकर भी बात हुई है। अभी तक के प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। और आज का जो आखिरी प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आज के अतीत, मुड़ मुड़ के देखता हूं, एक कहानी अभी, अन्या से अनन्या। तो लगभग सभी रचनाओं को आप जानते हैं। इसमें मान लीजिए एक कहानी अभी, तुरंत आप मिला दीजिए मनु भंडारी। फिर अन्या से अनन्या प्रभा खेतान का हो गया। बहुत ही इजी प्रश्न था ये, फिर भी इसको वैल्यू उतना ही देना है। मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव का हो गया। और आज के अतीत के नाम पर भीष्म साहनी। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बन रहा है 3 5 4 2, हम देखते हैं कि 3 5 4 2 दिया है, ऑप्शन सी में ये सही जवाब हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने कुल 50 प्रश्नों पर चर्चा की और आपके समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए हमने ज्यादा वक्त लेने का प्रयास नहीं किया है, ताकि आप बोर ना हो और हम बोलते बोलते बोर ना हो जाए। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को पसंद आया होगा। आपने अपना स्व मूल्यांकन भी कर लिया होगा। लग रहा होगा कि हाँ इस तरीके का पेपर आएगा तो हम 100% वहां पर सही करके आएंगे। फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, ताकि हम और ऊंचे मनोबल के साथ आप सभी के सामने हाजिर हों। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए